हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई के साथ साथ घर पर अपने मम्मी पापा की मदद भी करवा रहे होंगे काम में, है ना बच्चों। बहुत जरूरी है, पूरे दिन पढ़ाई तो कर नहीं सकते, तो थोड़ी सी घर पे अपनी मम्मी पापा की मदद भी कर दीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में गणित का पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। उसके बाद विज्ञान में ध्वनि पाठ को हम और आगे पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 9 की पढ़ाई कर लेने के बाद हम कक्षा 10 में गणित का पाठ समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं, उसको और आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद विज्ञान में एक नया पाठ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 8 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था बेलन का आयतन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। शंकु का आयतन शुरू करने से पहले एक बार हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को दोहराएंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुने आर गुने एल के, जहां आर होता है शंकु के आधार की त्रिज्या और एल होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और इसी तरह शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुने आर गुने एल प्लस आर के। चलिए अब हम जानते हैं शंकु का आयतन। यहाँ पर भी हमने वृत्ताकार आधार की त्रिज्या को माना है r और शंकु की ऊंचाई को माना है h। तो यहाँ से इन दोनों से हमें प्राप्त होता है शंकु का आयतन, जो कि बराबर है 1/3 गुने पाई गुने r वर्ग गुने h, यानी कि 1/3 पाई r वर्ग h। तो यहाँ से हमें शंकु का आयतन का सूत्र प्राप्त हुआ है, जो कि बराबर है 1/3 गुने पाई गुने r वर्ग गुने h। तो अब आपके पास शंकु के 3 सूत्र आ गए हैं। चलिए अब हमें इन सूत्रों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं शंकु का आयतन ज्ञात करना, जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है और ऊंचाई दी गई है। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है शंकु की आधार की त्रिज्या, जो कि बराबर है 6 सेंटीमीटर के, और शंकु की ऊंचाई दी गई है, जो कि बराबर है 7 सेंटीमीटर के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शंकु का आयतन ज्ञात करना। अभी आपने देखा कि शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास शंकु के आधार की त्रिज्या होनी चाहिए और शंकु की ऊंचाई होनी चाहिए, और ये दोनों ही चीज अभी हमारे पास है। तो चलिए हम शंकु के आयतन का सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 गुने पाई गुने r वर्ग गुने h के। तो चलिए यहाँ पर अब हम पाई, r और h के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/3 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6 गुने 7 सेंटीमीटर घन, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 264 सेंटीमीटर घन। तो इस तरह हम सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर घन है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर
3.14 प्रयोग कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है और उसका आयतन दिया गया है और हमें ज्ञात करना है उसके आधार की त्रिज्या। और इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि पाई का मान हम प्रयोग करें 3.14। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई जो कि बराबर है 15 सेंटीमीटर के और शंकु का आयतन जो कि बराबर है 1570 सेंटीमीटर घन के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना। शंकु के आधार की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं शंकु के आयतन का समीकरण करके, जो हमें इस प्रश्न में आयतन दिया गया है उसके द्वारा। तो यहाँ पर हम शंकु के आयतन का सूत्र जानते हैं जो कि बराबर है 1/3 गुने पाई गुने r वर्ग गुने h के। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे दिए गए आयतन का समीकरण करते हैं शंकु के आयतन के सूत्र से, जिससे कि हमें प्राप्त होगा 1/3 गुने पाई गुने r वर्ग गुने h बराबर 1570 सेंटीमीटर घन। जहाँ पर अब हम पाई और h के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/3 गुने 3.14 गुने r वर्ग गुने 15 सेंटीमीटर बराबर 1570 सेंटीमीटर घन। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r वर्ग बराबर 1570 गुने 3/3.14 गुने 15 सेंटीमीटर वर्ग। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r वर्ग बराबर 100 सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ से हम r का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त होगा r बराबर वर्गमूल 100 सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि r बराबर है 10 सेंटीमीटर के। तो इस तरह हमने शंकु के आधार की त्रिज्या भी ज्ञात कर ली शंकु के आयतन और शंकु की ऊंचाई का प्रयोग करके। तो हमें प्राप्त हुआ है शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर घन है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहला है शंकु की ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रश्न में हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है शंकु का व्यास जो कि बराबर है 28 सेंटीमीटर के, शंकु का आयतन जो कि बराबर है 9856 सेंटीमीटर घन। तो चलिए शुरू करते हैं हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करेंगे शंकु का त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर होगी 28/2 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर के। तो अब हमारे पास शंकु के आधार की त्रिज्या आ गई है। तो चलिए अब हम शंकु के आयतन के सूत्र का समीकरण करेंगे हमारे दिए गए शंकु के आयतन से और फिर ज्ञात करेंगे शंकु की ऊंचाई। चलिए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। शंकु का आयतन हम जानते हैं कि बराबर होता है 1/3 गुने पाई गुने r वर्ग गुने h के। तो जब हम इसका समीकरण करेंगे 9856 सेंटीमीटर घन के तो हमें प्राप्त होगा 1/3 पाई r वर्ग h बराबर 9856 सेंटीमीटर घन। यहाँ पर अब हम पाई और r के मान को प्रतिस्थापित करके h का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 1/3 गुने 22/7 गुने 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर गुने h बराबर 9856 सेंटीमीटर घन। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा h बराबर 9856 गुने 3 गुने 7 बटे 22 गुने 14 गुने 14 सेंटीमीटर। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा h बराबर 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने
पहला भाग इस प्रश्न का ज्ञात कर लिया है, जो कि है शंकु की ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल h का वर्ग योग r का वर्ग, जहां h है शंकु की ऊंचाई और r है शंकु के आधार की त्रिज्या। जब हम यहाँ पर इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, जो कि बराबर होगी वर्गमूल 48 सेंटीमीटर का वर्ग योग 14 सेंटीमीटर का वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 2500 सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हमने ज्ञात की है वो है 50 सेंटीमीटर। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इस प्रश्न का तीसरा भाग, जो कि है शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं हमारे सूत्र द्वारा, जो कि बराबर है पाई आर एल के। तो चलिए अब हम इस सूत्र में पाई आर और एल के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/7 गुने 14 गुने 50 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2200 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने इस प्रश्न का तीसरा भाग भी ज्ञात कर लिया है, जो कि था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2200 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह आपने देखा कि हम सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा शंकु का आयतन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे गोले का आयतन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। डेली टेस्ट 8। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से शंकु के आयतन का सही सूत्र कौन सा है? ए 1/3 पाई आर गुना h प्लस आर, बी 1/3 पाई आर गुना h प्लस 2r, सी 1/3 पाई आर वर्ग h, डी 1/3 पाई आर h माइनस r। प्रश्न 2, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन क्या होगा? ए 46 सेंटीमीटर क्यूब, बी 22 सेंटीमीटर क्यूब, सी 66 सेंटीमीटर क्यूब, डी 34 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 3, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन क्या होगा? ए 111.33 सेंटीमीटर क्यूब, बी 102.33 सेंटीमीटर क्यूब, सी 513.33 सेंटीमीटर क्यूब, डी 148.33 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 4, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन क्या होगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब, 128.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 146.2 सेंटीमीटर क्यूब, 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 5, त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले शंकु का आयतन क्या होगा? ए 29.6 सेंटीमीटर क्यूब, बी 20.8 सेंटीमीटर वर्ग, सी 10.26 सेंटीमीटर क्यूब, डी 30.8 सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर है प्रश्न 1 का सी, प्रश्न 2 का सी, प्रश्न 3 का सी, प्रश्न 4 का डी, प्रश्न 5 का डी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ध्वनि का दूसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ध्वनि का प्रसार कैसे होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि ध्वनि के अभिलक्षण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, ध्वनि क्या है, जिसमें हमें पता चला था कि ध्वनि एक तरह का कंपमान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ध्वनि का प्रसार किस तरह से होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होती है जब वस्तुओं में कंपन होता है, और
ये जो कंपमान होता है ये एक चीज की गड़बड़ी होती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब कंपमान होता है तो उसमें जो हवा के कण होते हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो बिना अपनी जगह को बदले अपने कंपमान को एक दूसरे को पास करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बार बार गड़बड़ी की बात कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की बात कर रही हूँ जो कि है तरंग। तो जहां पर भी हवा के कणों में गड़बड़ी होगी, मतलब कंपमान होगा, तो हम कहते हैं कि तरंग का उत्पादन हुआ है। अब हम ध्वनि की बात करें तो हम जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है, उसमें भी कंपमान पास होता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई भी वस्तु कंपमान करता है तो इसमें दो चीजें होती हैं, जिसमें पहले भाग में वस्तु आगे की तरफ कंपन करता है और दूसरे भाग में पीछे की तरफ कंपन करता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वस्तु आगे की ओर कंपन करता है तब क्या होता है। दोस्तों जब कंपमान वस्तु में कंपन आगे की ओर होता है तो उससे जुड़े जो हवा के कण होते हैं वो उस पे एक दबाव लगाता है और उसे संपीड़ित कर देता है। तो उस वक्त वहां पर दबाव बहुत ही ज्यादा होता है, जिसका मतलब है ज्यादा दबाव मतलब ज्यादा कणों का मौजूद होना। तो जब कंपमान ज्यादा दबाव का क्षेत्र बनाता है तो उसे हम कहते हैं संपीड़न। इसी तरह से जब कंपमान वस्तु में कंपन पीछे की ओर होता है तो उससे जुड़े जो हवा के कण होते हैं उस पे वह एक दबाव लगाता है, लेकिन वो दबाव थोड़ा कम होता है। तो इसमें जो हवा के कण होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, जिसके कारण कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जिसे हम कहते हैं विरलन। और ये जो विरलन और संपीड़न है ये होता तो एक के बाद एक ही है, लेकिन ये इतना जल्दी जल्दी होता है कि इसे हम नहीं देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तरंगों के प्रकार के बारे में, जिसमें सबसे पहला है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमने एक सलंकी ली और उसके एक छोर को दीवार से बांध दिया और दूसरा छोर आपके हाथ में है। तो दोस्तों आपने क्या किया, आपने सलंकी को खींचा। जब आप सलंकी को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि सलंकी की जो कुंडलियां हैं वो दूर दूर हो जाएंगी। दोस्तों जिस क्षेत्र में सलंकी की कुंडलियां दूर दूर हो जाएंगी वो हमें दर्शाएगा विरलन। विरलन का मतलब है जो कण है वे एक साथ नहीं है बल्कि वो दूर दूर है। दोस्तों अब आपने क्या किया, आपने सलंकी को छोड़ दिया। तो जैसे ही आप सलंकी को छोड़ेंगे तो उसकी कुंडलियां पास पास आ जाएंगी। दोस्तों जिस क्षेत्र में सलंकी की कुंडलियां पास पास होंगी उस क्षेत्र को हम कहते हैं संपीड़न। अब आप सलंकी को बार बार खींचेंगे और छोड़ेंगे तो वहां पर संपीड़न और विरलन लगातार होता ही रहेगा, जिसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसी के कारण हम ध्वनि तरंगों को भी अनुदैर्ध्य तरंग से जानते हैं। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग में जो हवा के कण होते हैं वो आगे पीछे एक साथ दोलन करते रहते हैं, परंतु वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते, जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो हवा के कण हैं वो और जो तरंग का प्रसार है दोनों ही एक साथ होते हैं, इसीलिए हम इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आपके पास कोई एक रस्सी है और उसके छोर को आप एक खंबे से बांध दिया है। अब आप क्या करेंगे? इसे बाहर की तरफ दाएं बाएं हिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तरंग के जो कण हैं वह तरंग संचरण की दिशा कंपन उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन तरंग के चलने की दिशा में लंबवत अपनी विराम अवस्था में ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार से हम इन तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्वनि के अभिलक्षण क्या होते हैं। ध्वनि के बहुत सारे अभिलक्षण हैं, जिसमें तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति, समयावधि और तारतम्य आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जब तरंग हमारी प्रसार करती है तो वहां पे कुछ कम दबाव वाला क्षेत्र होता है और कुछ ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र होता है, जिसमें हम जानते हैं कि कम दबाव वाला क्षेत्र को हम कहते हैं विरलन, और जहां पर ज्यादा दबाव होता है उसे हम कहते हैं संपीड़न। तो यदि हम इसे एक शब्द में कहें तो शिखर के अधिकतम बिंदु को हम कहते हैं श्रृंग, और शिखर के सबसे कम बिंदु को हम कहते हैं घाटी। तो दोस्तों, इसके अनुसार दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य को साधारणतः लैम्डा से निरूपित किया जाता है और इसका SI मात्रक मीटर है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा अभिलक्षण क्या है। दूसरा अभिलक्षण है आयाम। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर A से निरूपित किया जाता है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम की ज्ञात की जाती है, जिसका मतलब ये है कि ध्वनि की कितनी प्रबलता होगी वो हमें आयाम बताता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ध्वनि का प्रसार कैसे होता है, जिसके बाद हमने देखा कि ध्वनि के अभिलक्षण क्या है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ध्वनि के और अभिलक्षण क्या है और ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। जहां संपीड़न होता है वहां हवा का दबाव क्या होता है? उच्चतर, कम, साधारण, शून्य। मानव प्रक्रिया का आवाज बॉक्स क्या पैदा करता है? ध्वनि, हवा, प्रबलता, कोई नहीं। जहां विरलन होता है वहां हवा का दबाव क्या होता है? उच्चतर, साधारण, शून्य, कम। किसी वस्तु की आगे और पीछे की गति में होने को क्या कहा जाता है? लहर, आयाम, कंपन, ऊपर के सभी। एयर ड्रम किसका एक हिस्सा है? ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग, कंकाल प्रणाली, स्वर्ण अंग, जननांग। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समांतर श्रेणियां का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछले वीडियो में पढ़ा था समांतर श्रेणियां का परिचय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां के कुछ प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का भाग। समांतर श्रेणियों पर आधारित प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से परिचय को दोहराते हैं।
परिचय में हम ये जानेंगे कि समांतर श्रेणियां होती क्या है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी कि संख्याओं की वो सूची जिसमें उस सूची की प्रत्येक संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, वैसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में वो जो निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर हमें हमारा दूसरा पद प्राप्त होता है, उस निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्व अंतर। अगर हम AP के यानी कि समांतर श्रेणियां के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 और इसी प्रकार से nवें पद को AN तथा सार्व अंतर को D से व्यक्त करते हैं, तब हमें AP जो प्राप्त होता है वो होता है A1, A2, A3 और इसी प्रकार से AN तक। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना था कि AP का जो जनरल फॉर्म अर्थात व्यापक रूप जो होता है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D और इसी प्रकार से n पद के लिए। यहाँ पर A जो है वो हमारे पहले पद को व्यक्त करता है, A plus D हमारे दूसरे पद को व्यक्त करता है, A plus 2D हमारे तीसरे पद को व्यक्त करता है और A plus 3D हमारे चौथे पद को व्यक्त करता है। तो ये थी जानकारियाँ कुछ AP से संबंधित। चलिए अब हम इन सब पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। क्या इस स्थिति में प्राप्त संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? इस प्रश्न में हमें एक स्थिति दी गई है जो कि है कि 1 मीटर खुदाई की जो लागत है वो है 150 रुपए और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस स्थिति में हमें जो प्राप्त होगी संख्याओं की सूची क्या वो AP में है और अगर है तो क्यों है। तो चलिए देखते हैं इस स्थिति को कि क्या हमें जो प्राप्त संख्याओं की सूची मिलेगी वो AP में होगी या नहीं। सबसे पहले हमारे पहली मीटर खुदाई की लागत यहाँ पर दी गई है वो है 150 रुपए और हमें प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो हमारे दूसरी मीटर की खुदाई की लागत आ जाएगी 150 रुपए प्लस योग 50 रुपए यानी कि 200 रुपए। इसी प्रकार से हमें तीसरी मीटर खुदाई की लागत प्राप्त होगी 200 रुपए योग 50 रुपए यानी कि 250 रुपए। इसी प्रकार से हमें चौथी मीटर खुदाई की लागत प्राप्त होगी 250 रुपए योग 50 रुपए यानी कि 300 रुपए। तो इस तरह हमने 4 मीटर खुदाई की लागत प्राप्त कर ली है और इन चारों मीटर खुदाई की लागत प्राप्त करने के बाद हमें जो संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है वो है 150, 200, 250, 300 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई। अब हमें ये जो संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याओं की सूची AP में है। क्यों? क्योंकि इस सूची में हमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है और इस सूची में वह निश्चित संख्या है 50। इसलिए ये संख्याओं की सूची एक AP है। तो इस तरह आप स्थितियों का अनुमान लगाकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वो AP में है या नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर जो कि है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार अंतर D निम्नलिखित है। हमारे पहले प्रश्न में A हमें दिया गया है 10 और D दिया गया है हमें 10। तो चलिए इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। प्रथम 4 पद यानी कि इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है A1, A2, A3 और A4। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं
A1 हमारा बराबर होता है हमारे पहले पद के यानी कि A के, तो यहाँ से हमें A1 प्राप्त हो जाएगा 10। इसी प्रकार से जब हम A2 ज्ञात करेंगे तो A2 हम लिख सकते हैं A योग D। ये आपने अभी अभी परिचय में भी जाना है और इससे पहले वाली वीडियो में भी जाना है कि A2 को हम लिख सकते हैं A योग D, और A और D दोनों का मान हमें इस प्रश्न में दिया गया है, जिसे जब हम प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 10 यानी कि 20। तो A2 हमें प्राप्त हुआ है 20। इसी प्रकार से हम A3 ज्ञात करेंगे, तो A3 हम ज्ञात कर सकते हैं A योग 2 गुने D से। जब हम यहाँ पर A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 2 गुने 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30। इसी प्रकार से हम A4 ज्ञात कर सकते हैं A योग 3 गुने D से। जब हम A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 योग 3 गुने D, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40। तो इस तरह हमने दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें दिया गया है A बराबर 4 और D बराबर घटा 3। तो चलिए इसके हम प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। अब प्रथम 4 पद यानी कि A1, A2, A3 और A4 हमें ज्ञात करना है। A1 जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है हमारे प्रथम पद की, और इस प्रश्न में हमें जो प्रथम पद दिया गया है वो है बराबर 4 के। इसी प्रकार से हम A2 ज्ञात करेंगे। A2 हमारा बराबर होता है A योग D के। जब हम A और D के मान को यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 योग घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार से हम A3 अब ज्ञात करेंगे A योग 2 गुने D से। जब हम यहाँ पर A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 योग 2 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 2। इसी तरह हम A4 ज्ञात कर सकते हैं A योग 3 गुने D से। जहाँ हम A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 योग 3 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 5। तो इस तरह हमने इस दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं, जो कि है 4, 1, घटा 2, घटा 5। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा साल अंतर लिखिए। दी हुई AP है हमें 3, 1, घटा 1, घटा 3 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दी हुई सूची में जो पहली पद होती है वही हमारे AP का प्रथम पद होता है। तो यहाँ पर हमारे इस दी गई संख्याओं की सूची का प्रथम पद है 3, और सात अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं A2 घटा A1 को हल करके। A2 हमें इस संख्याओं की सूची में दी गई है 1 और A1 हमें इस सूची में दी गई है 3, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 अंतर बराबर घटा 2। तो इस तरह हम दी गई सूची से अगर AP में है वो तो बता सकते हैं कि उसका प्रथम पद क्या होगा और 7 अंतर क्या होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा 7 अंतर लिखिए। और दी गई सूची है घटा 5, घटा 1, 3, 7 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो जैसा कि हमने अभी अभी पिछले भाग में इसे हल किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हल करेंगे। सूची का जो पहला पद होगा वही होगा हमारे AP का प्रथम पद। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है A बराबर A1 यानी कि घटा 5, और साल अंतर हम प्राप्त कर सकते हैं A2 घटा A1 को हल करके। इस सूची में हमें A2 दिया गया है घटा 1 और A1 दिया गया है घटा 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो इस तरह हमने इस दिए गए प्रश्न को हल किया, जिसमें हमारा प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ है घटा 5 और साल अंतर हमें प्राप्त हुआ है 4। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले दो पद लिखिए। यानी कि इस
प्रश्न में हमें इस सूचियों से ज्ञात करना है कि क्या यह सूची एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो हमें फिर उसके अगले दो पद लिखने हैं और हमारी दी गई सूची है 4, 10, 16, 22 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यह दी गई सूची एपी में है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह बताने के लिए कि क्या संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं, हमें सबसे पहले ज्ञात करना होता है उस सूची में दिए गए संख्याओं का अंतर। तो चलिए एक एक करके हम इस सूची के अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A2 घटा A1। A2 घटा A1 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 घटा 4। यहाँ पर इस सूची में A2 है हमारा 10 और A1 है 4, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 6। इसी प्रकार से हम एक बार और अंतर ज्ञात करेंगे A3 घटा A2 का। A3 घटा A2 को जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 6, क्योंकि A3 है हमारा 16 और A2 है 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो अंतर ज्ञात कर रहे हैं दी गई सूची में संख्याओं की, वो सभी हमें एक बराबर प्राप्त हो रही है, यानी कि इनका जो अंतर है वो सार अंतर है, यानी कि प्रत्येक बार एक के योग एक घटा एक ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार अंतर अर्थात डी 6 के बराबर है। अब हमें इस प्रश्न में कहा गया था कि अगर संख्याओं की सूची एपी में है तो हमें इसके अगले दो पद ज्ञात करने होंगे। तो चलिए इस सूची के अगले दो पद ज्ञात करते हैं। अगले दो पद हम बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारी दी गई सूची का जो आखिरी पद होगा उसमें सार अंतर को जोड़कर, तो जब हम 22 में 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 28 और इसी प्रकार से जब हम 28 में 6 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 34। यानी कि इस दी गई संख्याओं की सूची का अगला जो और दो पद होगा वो होगा 28 और 34। तो इस प्रकार से हमने दी गई संख्याओं की सूची का अगला दो पद ज्ञात किया, जो कि है 28 और 34। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है वो है घटा 2, 2, घटा 2, 2, घटा 2 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए। तो चलिए इस सूची में भी जो संख्याएं दी गई हैं उसका अंतर ज्ञात करते हैं। जब हम यहाँ पर दूसरे पद और पहले पद का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा A2 घटा A1, यानी कि 2 घटा 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 4। इसी प्रकार से जब हम तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 2, यानी कि घटा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो पदों का अंतर ज्ञात किया वो हमें एक बराबर नहीं मिल रहे हैं, यानी कि A3 घटा A2 बराबर नहीं है A2 घटा A1 के। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। तो इससे आपको यह समझ आ गया होगा कि एपी में कोई दी हुई सूची है या नहीं है। यह बताने के लिए हमें देखना होगा कि उसके पदों का जो अंतर है वह एक समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी थे कुछ एपी पर आधारित प्रश्न। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा समांतर श्रेणियों के कुछ प्रश्न। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे एपी का nवां पद। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये इस वीडियो का पहला भाग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं डॉबे-राइनर के ट्रिक की। परंतु डॉबे-राइनर के ट्रिक की बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम बात किस बारे में करने वाले हैं। दरअसल ये जो अध्याय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वे में कि इस अध्याय से आपको समझ में आता है कि एक जो वैज्ञानिक होता है उसको कितनी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है और कितने ज़्यादा कोशिशों के बाद फाइनली हमें हमारा रिजल्ट मिल पाता है। यानी कि कितनी बार एक साइंटिस्ट फेल होता है और किस तरीके से हम अपने काम को फिर भी जारी रखकर फाइनली एक आउटपुट ला पाते हैं, इस बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण था उसको किस तरीके से किया और किस तरीके से हमारे पास अंत में एक सारणी आई जिससे हम आजकल अपना वर्गीकरण देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सवाल से, और सवाल ये है कि आखिर वर्गीकरण होता क्या है। अब वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका नॉर्मल सा मतलब है कि समूहों में विभाजन। अब अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि हम यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम वर्गीकरण नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत हो रही होगी, इसी वजह से हमने वर्गीकरण किया होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से हमें ये वर्गीकरण करना पड़ा। तो इसे समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि हमारे पास लगभग 118 तत्व हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा तत्व भी धरती पर हों, परंतु अब तक 118 तत्व ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। अब साइंस में तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसी बात पर यहाँ पर कुछ एटम्स रखे हुए हैं, यानी कि कुछ परमाणु रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, तो क्या आप इन सब के बारे में सारी चीज़ें याद कर सकते हैं? बहुत कठिन होगा ना। यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं उन सबका एक परमाणु द्रव्यमान होगा, सबका एक परमाणु क्रमांक होगा, और वो किस तत्व से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं ये सब याद करना तो लगभग नामुमकिन है। और जबकि यहाँ पर तो सारे तत्व लिखे भी नहीं हैं, यहाँ पर बहुत कम तत्व लिखे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या है, आखिर हम इन्हें किस तरीके से ऐसे रखें कि हम इन सब के बारे में पढ़ सकें। दरअसल इसके बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबे-राइनर ने। डॉबे-राइनर ने ये सोचा था कि अगर हम सभी तत्वों को छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित कर दें तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ एक ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जब हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो उस ग्रुप के अंदर जो जो चीज़ें होंगी हमें उन सब के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, सारे के सारे नोबल गैस हैं। अब नोबल गैस के बारे में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। यही कारण है कि ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि जितने भी परमाणु हैं वो सिर्फ इसलिए अभिक्रिया करते हैं क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। अब इनका अष्टक पहले से ही पूर्ण है, इस वजह से अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। उसके अलावा ये कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इनका अष्टक पूरा है तो ये प्रतिक्रिया तो करेंगे ही नहीं। और तीसरा हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे गैस अवस्था में होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ 3 नोबल गैस लिखे हुए हैं, परंतु अगर हम नोबल गैस की बात करें तो जितने भी परमाणु नोबल गैस में आते हैं उन सब में ये गुण होंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ नोबल गैस के बारे में पढ़ लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि जितने भी नोबल गैस हैं उन सब में कौन से गुण होंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें सारे के सारे नोबल गैस के बारे में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबे-राइनर सर ने। अब ये बात आती है कि आखिर ये कितना कठिन होगा। दरअसल हमने तो ये सोचा कि ग्रुप में विभाजित कर देते हैं, डॉबे-राइनर ने भी यही सोचा था। तो आखिर इतनी बड़ी क्या दिक्कत है विभाजित करने में। दरअसल ये काम बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि डॉबे-राइनर जो थे, उसके बाद न्यूलैंड्स ने और मेंडेलीव ने और बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कोशिश करी कि इनको वो ग्रुप में विभाजित कर सकें, परंतु वो सारे के सारे असफल रहे। और अंत में हेनरी ने हमें एक सॉल्यूशन दिया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं, परंतु उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेहनत करी और अंत में जाकर हमें हमारी आवर्त सारणी मिली।
डॉबे-रायनर की पहले बात कर लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है योहान वुल्फगांग डॉबे-आइनर। दरअसल ये यूके की प्रोनाउंसिएशन है। दरअसल ये जो साइंटिस्ट हैं वो जर्मनी के हैं और इनके नाम में बहुत दिक्कत होती है, तो यूके वाले इसे प्रोनाउंस करते हैं डॉबे-आइनर। वहीं पर जो इंडियंस हैं वो इन्हें प्रोनाउंस करते हैं डॉबे-रायनर। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिएगा कि आप इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल करें, जो कि है डॉबे-रायनर। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। दरअसल ये जो हैं ये जर्मनी से हैं और इन्होंने सबसे पहले औषधि विज्ञान की पढ़ाई करी थी। बाद में इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करी और इन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद ये इसके प्रोफेसर बन गए थे और इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि जो प्लैटिनम है वो एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। परंतु इनकी जिस खोज के बारे में हमें पढ़ना है वो है कि इन्होंने समांतरिक की खोज करी थी। तब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये समांतरिक क्या है और इसे हम समांतरिक क्यों कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। दरअसल डॉबे-रायनर ने जितने भी तत्व थे उनको 3-3 के समूह में बांटा। अब हमने यही बात करी थी कि हमें एक ग्रुप में विभाजित करना है, तो इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया और उन्होंने इस समूह को त्रिक कहा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 ग्रुप में बांटा है, यानी कि हर एक ग्रुप में 3 एटम होते हैं। तो जो त्रिक है उन्होंने इस वजह से इसे त्रिक कहा और इसीलिए इसे हम डॉबे-रायनर के त्रिक के नाम से जानते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसे 3 त्रिक ढूंढे। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब डॉबे-रायनर ने हमें इन तत्वों के बारे में और भी चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो इनके तत्व लिखे हुए हैं ये परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे इनका पहला जो ग्रुप है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो इसमें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा सोडियम का और उससे ज़्यादा होगा पोटेशियम का। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो बीच में परमाणु रखा हुआ है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के लगभग औसत होगा। उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें जितने भी तत्व हैं उन सबके रासायनिक गुण समान हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और तीनों ही धातु हैं, तो इनके गुण समान थे। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या ये जो उन्होंने ये कहा कि ये औसत होता है ये सही है या नहीं है। तो अगर हम लिथियम का परमाणु द्रव्यमान देखें तो वो होता है 6.9, वहीं पर पोटेशियम का होता है 39.0। अब हम इन दोनों का औसत निकालें तो वो लगभग 23 के बराबर आता है, तो यहाँ पर भी ये सही थे। चलिए इनके बाकी के ट्रिक के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 40 और आयोडीन का होता है लगभग 137। अब चलिए थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं, यहाँ पर इन दोनों का औसत निकाल कर देखते हैं। तो 40.1 और 137.3 का औसत निकाले तो वो आता है 88.7 और जो बेरियम है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 87.6, तो लगभग बराबर ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके दूसरे त्रिक की जो कि है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो यहाँ पर इनका परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, 23 और 39 रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी मैथ्स और लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज आता है 22.95 जो कि लगभग 23 के बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे 3 त्रिक ढूंढे और उसके बारे में हमें बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने जाना डॉबे-रायनर के त्रिक के बारे में। अब ये बहुत अच्छा ट्रिक उन्होंने बना कर दिया हमें, परंतु अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उनके जो ये बहुत अच्छे ट्रिक हैं उसमें क्या परेशानी है। दरअसल जितने भी साइंटिस्ट थे जो उस समय थे उन्होंने कहा कि इनका जो ये ट्रिक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसे रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए जानेंगे अगली वीडियो में कि आखिर उसे रिजेक्ट क्यों किया गया। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉबे-रायनर के ट्रिक के लिमिटेशंस की, और साथ में हम जानेंगे जब डॉबे-रायनर का ये जो ट्रिक था वो फेल हो गया तो न्यूलैंड्स नाम के नए साइंटिस्ट ने डॉबे-रायनर के काम को आगे बढ़ाया और उनसे एक अच्छा टेबल बना कर दिया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट 1, समान त्रिक की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी डॉबे-रायनर, ऑप्शन सी आइंस्टाइन एंड ऑप्शन डी मोसले। दूसरा प्रश्न, किसने सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश करी थी? ऑप्शन ए डॉबे-रायनर, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी आइंस्टाइन एंड ऑप्शन डी मोसले। तीसरा प्रश्न,
निम्नलिखित में से क्या डॉबेराइनर द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए अष्टक सिद्धांत, ऑप्शन बी आवर्त सारणी, ऑप्शन सी समान त्रिक एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, डॉबेराइनर ने अपनी व्यवस्था को त्रिक क्यों कहा? ऑप्शन ए उनके हर समूह में 3 तत्व थे, ऑप्शन बी वो 3 समूह ढूंढ पाए, ऑप्शन सी यह गणितीय रूप से त्रिकोण के समान था एंड ऑप्शन डी उन्हें नाम के रूप में त्रिक पसंद था। पांचवा प्रश्न, डॉबेराइनर के समान त्रिक को क्यों अस्वीकार किया गया? ऑप्शन ए उनकी व्यवस्थाएं गलत थी, ऑप्शन बी डॉबेराइनर सभी ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत करने में विफल रहे, ऑप्शन सी उन्होंने एक बॉक्स में 2 तत्व रखे एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का ए और पांचवें का बी। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।